नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं के बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बच्चों आप सभी के लिए देखिए मैं विज्ञान का जो आपका आज पेपर होने जा रहा है 11 बजे से, वह पेपर देखिए मैं एकदम हार्ड कॉपी में लेकर आ गया हूं। देखिए एकदम एग्जैक्ट पेपर है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ही प्रिंट आउट निकलवाया हो। देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा आपका राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो पेपर आपको मिलेगा वही पेपर है ये। तो आपको एकदम ऐसे घबराने की अब ज़रूरत नहीं है, आप तो निश्चिंत होकर अपने एग्ज़ाम में जाइए। तो देखिए मैंने पूरे इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढ लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। और तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने यहाँ पर क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत होती है। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न दिया गया है हमें, कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखाई देता है, तो ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आपको यह बताना है कि किसी व्यक्तियों को रात में कम दिखाई देता है, तो किस विटामिन की कमी के कारण दिखाई देता है कम? विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, मिट्टी, चावल या दाल में से कुछ बड़ी मिट्टी के अवशेष या पत्थर को अलग करने में कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो आप हस्तचयन इसमें टिक कर देंगे, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पुष्प के केंद्र में जो भाग स्थित होता है उसको बच्चों स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका बच्चों, इनमें से ये सभी मेल सही हैं। ये कॉकरोच क्लोम जो है डी वाला, यह आपका मेल सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों की विशेषताएं हैं। जो ठंडे प्रदेश में जीव पाए जाते हैं उनकी क्या विशेषताएं रहती हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। देखिए उनका कद भी छोटा होता है और घने लंबे बाल भी होते हैं। देखिए कद छोटा होने से उनको ठंड में सहायता मिलती है और उनमें गर्मी बनी रहती है, और इसमें जो घने लंबे बाल है ये दोनों विशेषताएं होती हैं। परंतु अब इसमें कन्फ्यूजन है मुझे, तो आप एक बार अपने सर से कंफर्म करवा लीजिएगा कि सर कौन सा सही लगाऊं मैं। ठीक है। उसके बाद आप लगा सकते हैं इसमें आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको एक एक अंक निर्धारित रहेंगे ये जितने भी यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो देखिए चीनी जल में क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। इसमें आपको लिख देना है विलय, बा में छुट्टी की, ला में ए और या विलय। ठीक है। उसके बाद यहाँ जल में गर्मी करने पर वह भाप में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बाष्पीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उधर आपको बाष्पीकरण लिख देना है। कोहिनी में खालिस्तान संधि होती है। इसमें कोहिनी में कौन सी संधि होती है? हिंज संधि होती है। कौन सी संधि होती है? हिंज। तो आपको इसका आंसर हिंज लिख देना है। ठीक है। उसके बाद हमें 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को खालिस्तान कहते हैं। तो स्थलीय आवास कहते हैं, जो स्थल में पाए जाते हैं उनके लिए स्थलीय आवास कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न हमें पूछा गया है, ब्लैंक मतलब खालिस्तान रंग के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने पर 7 रंगों का प्रकाश उत्पन्न होता है। तो सफ़ेद रंग का जो प्रकाश है उसको अगर आप प्रिज्म में से गुजारेंगे तो आपको 7 रंग का प्रकाश क्या होगा? आपको प्राप्त होगा। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारे रिक्त स्थान और सही विकल्प मैंने यहाँ पर बताया आपको। अब आगे चलते हैं, जो कि यहाँ से हमारे अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, वह स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ सबसे पहला हमें प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। बच्चों मैंने आपको कल एक शाम को वीडियो अपलोड की थी मैंने अपने चैनल पर, जिसमें क्वेश्चंस आपको बताए थे, उनके सॉल्यूशन और आंसर्स भी बताए थे। तो आप देख सकते हैं पेपर में वही क्वेश्चन जो मैंने बताए थे वही क्वेश्चंस आए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगला पेपर जो होने वाला है संस्कृत का वह समय से प्राप्त हो सके और आप अच्छे से पेपर में याद कर आ सकें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके पास जल्दी से वीडियो आ जाएगी। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं बताऊंगा। और आप लोगों के लिए एक जानकारी और है कि आप लोगों का वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आ गया है, तो उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो वह भी आप चैनल पर बने रहिए, उसमें आपको वार्षिक पेपर की जो तैयारी है वही भी मैं कराऊंगा। तो उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो आपका उसमें घाटा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा इसका आंसर
इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर को स्वस्थ रखने और रोगों से लड़ने में मदद करने वाले 2 पोषक तत्व हैं। कौन कौन से? विटामिन और खनिज। ठीक है। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न हमें दिया गया है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? जो रेत और पानी है तो उन दोनों को, रेत और जल है, उन दोनों को आप अलग किस प्रकार करेंगे? तो रेत और पानी को अवसादन और निथारना प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद 13वां प्रश्न हमें पूछा गया है, यदि अंकुरित बीजों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इनमें क्या परिवर्तन होगा? मतलब आप पानी का छिड़काव करेंगे 6 महीने तक किसी भी अंकुरित बीजों पर, तो उनका क्या प्रभाव होगा, क्या परिवर्तन आएगा? तो देखिए, अगर अंकुरित बीजों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद ये बीज किस में बदल जाएंगे? पौधे में बदल जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 14वां, कि गर्दन में उपस्थित संधि का नाम बताइए। गर्दन है तो उस गर्दन में कौन सी संधि उपस्थित रहती है? तो इसमें गर्दन में मौजूद संधि का नाम है धुराग्र संधि। कौन सी संधि है? यह धुराग्र संधि। इस प्रकार हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमसे यहाँ पूछा गया है, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है? जो आप, अगर एक गेंद है, अगर उसको आप लुढ़काएंगे तो उसमें कौन सी गति होगी? तो उसमें 2 गति होंगी। कौन कौन सी गति होंगी? एक स्थानांतरणीय गति होगी और एक घूर्ण गति होगी। दो गति होंगी। ठीक है। आपको दोनों लिख के आनी है क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पूछा गया है, जो कि आपके 3-3 अंक, ये 3-3 अंक के रहेंगे लघु उत्तरीय, और जो दीर्घ उत्तरीय रहेंगे वो 5-5 अंक के रहेंगे। तो जो 17वां प्रश्न है ये हमारा 3 अंक का रहेगा, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? समझाइए। तो आपको यह बताना है कि जो नमक है वह हमें किस प्रकार प्राप्त होता है समुद्र से। तो देखिए समुद्री जो जल है उससे नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया का? वाष्पीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो वाष्पीकरण तापमान बढ़ने पर तरल पदार्थ के गैसीय रूप में बदलने की प्रक्रिया है। और समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्री जल को उथली झीलों में इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद सूरज की गर्मी से वाष्पित हो जाता है और नमक ठोस रूप में रह जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें 18वां प्रश्न दिया गया है, जो इसमें दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि पहेली अपने दादाजी के साथ दादाजी के साथ टॉफ़ी की दुकान में गई तो वहाँ उन्होंने देखा कि सभी टॉफ़ियाँ कांच की बोतल में रखी हुई थी। कारण बताइए कि दुकान में टॉफ़ियाँ कांच की बोतल में क्यों रखी थी? तो आपको कारण बताना है। तो बहुत से कारण हो सकते हैं कि भाई कांच में आप टॉफ़ियाँ किस प्रकार से रखे हैं, क्यों रखे हैं। तो देखिए मैंने कुछ कारण लिखे हैं। तो आपको ये 3 नंबर का प्रश्न है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप कारण लिख दीजिए। जैसे उनने कांच की बोतल में टॉफ़ियाँ रखने के निम्न महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला कारण है सुरक्षा और संरक्षण, दूसरा कारण हो सकता है स्वच्छता, और तीसरा कारण हो सकता है टॉफ़ियों की गुणवत्ता बनाए रखना। ये 3 कारण आपको अपने एग्जाम में लिख कर आने हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि हमें पदार्थों को पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। जो पदार्थ हैं हमें उनको पृथक्करण क्यों करना पड़ता है, मतलब उनका हमें पृथक्करण क्यों करना पड़ता है। तो हमें क्यों पृथक्करण करना पड़ता है? जो पदार्थ रहते हैं तो उपयोग के लिए जाने वाले पदार्थ में हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ तथा अशुद्धियाँ मिली हो सकती हैं। इसलिए किसी भी पदार्थ को उपयोग में लेने से पहले हमें उसमें उपस्थित या मिले हुए अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे। देखिए अगला प्रश्न में दिया गया है, उपस्थिति से आप क्या समझते हैं। जो उपस्थिति होती है वह क्या कहलाती है। तो उपस्थिति एक क्या है? संयोजी ऊतक है जो शरीर के कई हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, ऐसे कौन से जलीय जीव हैं जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो आपको जो ऐसे जीव के नाम बताने थे, तो एक डॉल्फिन और व्हेल स्तनधारी है, जो ये दोनों क्या हैं, ज़्यादा समय तक बिना सांस लिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ 22वां क्वेश्चन दिया गया है, सभी सजीव गति करते हैं, क्या यह कथन जीवों और पादप दोनों के लिए सत्य है? कारण सहित लिखिए। बच्चों इसका मुझे लग रहा है ये डाउट में है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा या फिर आप इसको सर्च कर लीजिएगा तो आपको सही आंसर इसका मिल जाएगा। तो क्योंकि मैंने इसका आंसर तो आपको बता दिया है, परंतु इसका
एक बार आप सर्च भी कर लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर दिया है सभी सजीव गति करते हैं, क्या यह कथन सजीवों तथा पादपों दोनों के लिए सत्य है, कारण सहित लिखिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो यह कथन आपको दिया गया है कि सजीव गति करते हैं, सभी सजीव गति करते हैं, तो यह कथन गलत है। सजीव ऐसा नहीं है कि सभी सजीव गति करते हों। क्यों? पादप भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं, परंतु वह गति नहीं करते। तो यह कथन पूर्णतः असत्य हो जाएगा, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। आइए विस्तार समझते हैं क्यों सत्य नहीं है यह। क्योंकि जीवों में क्या होता है, जीवों में गति किस प्रकार होती है, जानवर गतिशील होते हैं, वे स्थान बदलते हैं, इसीलिए उनमें गति होती है। उसके बाद वो भोजन के लिए घूम सकते हैं और खतरे से लड़ने के लिए वह चल और उड़ भी सकते हैं। परंतु पादप भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं, परंतु ये क्या है, ये पौधे स्थिर होते हैं और वे एक जगह जड़े जमा कर रहते हैं और अपनी जगह से ये क्या नहीं हो सकते, हिल नहीं सकते। हालांकि पौधे में कुछ विशेष गतियां होती हैं, जैसे पुष्प का झुकना, पत्तियों का सूर्य के अनुसार मुड़ना, और कुछ पौधों में संवेदन गति, जैसे जो एक पौधे का नाम है ये संडे, में पत्तियों का बंद होना और बीज और फलों का गिरना। तो निष्कर्ष हमारा यह निकल कर आता है। तो इस प्रकार आपको लिखना है सभी सजीव गति करते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपका यह जो 22वां क्वेश्चन है यह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारे जो 23वां प्रश्न है 5-5 अंक के स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको विटामिन के प्रकार एवं उनके स्रोत बताने हैं। तो देखिए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। विटामिन देखिए यहाँ जल में घुलनशील, हम दो विटामिन को विभाजित करते हैं। एक तो हमारा जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और दूसरे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो देखिए विटामिन B1 जिसको थायमिन बोलते हैं, इसके स्रोत लिखिए साबुत अनाज, मांस, मछली और दाल है। उसके बाद जो विटामिन B2 होता है उसमें राइबोफ्लाविन, और इसके स्रोत दूध, अंडे, हरी सब्जियाँ, मांस होता है। उसके बाद जो विटामिन B3 है इसको नियासिन बोलते हैं, इसके स्रोत चिकन, मछली, मूंगफली, अनाज हो जाएंगे। उसके बाद जो विटामिन B12 है इसमें मांस, अंडे, दूध उत्पाद हो जाएंगे। उसके बाद जो विटामिन C है संतरा, नींबू, अमरूद, टमाटर हो जाएंगे इसके स्रोत। और उसके बाद देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन A जो इसमें गाजर में पाया जाता है, पालक, अंडा और दूध में पाया जाता है विटामिन A। उसके बाद जो विटामिन D है वो कहाँ, अंडा, मछली का तेल और सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। उसके बाद विटामिन E जो सूरजमुखी के बीज, बादाम और हरी सब्जियों में पाया जाता है। उसके बाद जो विटामिन K है वो पत्तेदार हरी सब्जी, ब्रोकली में पाया जाता है। इस प्रकार आपको पूरे विटामिन लिख देने हैं, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न में पूछा गया है जड़ों को स्थिरक क्यों कहा जाता है, यह किस प्रकार पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है, क्रिया विधि प्रयोग द्वारा समझाइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि पेड़ों की जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं, इसलिए हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से बाहर नहीं निकालते हैं, इसलिए जड़ों को पौधे का स्थिरक भाग कहा जाता है, भाग कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला प्रश्न में पूछा गया है 25वां कि आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए आवर्ती गति क्या होती है, आवर्तकाल वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। किसी सैटेलाइट का पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाना ही आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमारा 26वां प्रश्न यहाँ पूछा गया है पारदर्शी और अपारदर्शी को परिभाषित करते हुए 3 अंतर लिखिए। आपको पारदर्शी और अपारदर्शी को 3 अंतर लिखने हैं। तो देखिए मैंने बताया है ये 1 2 3, ये हैं 1 2 3, आपको इस प्रकार अंतर लिख देने हैं। पारदर्शी आप इस प्रकार तालिका बना लीजिए, ऐसी तालिका बना लेंगे आप, और एक तरफ आप पारदर्शी लिखेंगे यहाँ और यहाँ अपारदर्शी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट में, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें से प्रकाश पूरी तरह गुजर सकता है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे वस्तु के दूसरी तरफ की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इसमें आप लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिसमें प्रकाश नहीं गुजर सकता, वो पारदर्शी में लिखेंगे आप। और दूसरी तरफ आप दूसरी तरफ की वस्तुएं बिल्कुल नहीं दिखाई देती, और उदाहरण लिख देंगे लकड़ी, पत्थर, धातु, और इसके उदाहरण हो जाएंगे कांच, पानी, प्लास्टिक। इस प्रकार आपका
जो पेपर है वह पूरा सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको कंप्लीट बताया है। तो वीडियो को अवश्य लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपका अगला पेपर है संस्कृत का, वह भी मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर दूंगा। और मेरे चैनल पर 1-2 बजे के समथिंग वीडियो अपलोड होती है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूं। वही क्वेश्चंस लगभग पेपर में आने की संभावना रहती है 90 से 100%। और आप उनको मिला लीजिए, वही पेपर आता है कि नहीं आता है, तो आपको भी थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।